गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। तत्पश्चात माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें सुयोग्य मार्ग पर चलाए तथा अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अब हम मध्यकाल में एक शक्ति आई थी जो राजस्थान के अंदर उत्पन्न हुई या राजस्थान के अंदर पनपी, लेकिन उसका परचम संपूर्ण भारत में लहराया। संपूर्ण भारत में ही नहीं, मध्यकाल यानी कि 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत के अंदर जो अरब आक्रमण हुए उनको रोकने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुर्जर प्रतिहारों का जब तक भारत के अंदर शासन रहा, अरब आक्रमणकारियों को उन्होंने भारत में नहीं घुसने दिया और जो ही गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जैसे अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण भारत पर होने शुरू हो गए। तो ध्यान रखना मित्रों इस बात का कि अरबों को रोकने के अंदर उत्तर भारत या राजस्थान का कौन सा वंश है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो गुर्जर प्रतिहार ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल के अंदर जो भी आक्रमण हुए थे वो कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार ने रोके थे। इसके अलावा कन्नौज को लेकर किन्हीं भी प्रकार की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके अंदर उत्तर भारत की कौन सी शक्ति थी? वो भी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार। यहाँ तक कि हम राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के अंदर बनी चित्रकला तथा स्थापत्य कला के अंदर ही गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल पढ़ा था गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र और इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं मुहणोत नैणसी ने 26 बताई थी, जिनमें से 2 राजस्थान के अंदर थी। एक थी मंडोर और दूसरी थी भीनमाल। मंडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरिश्चंद्र शासक था जिसका थोड़े समय के लिए वंश चला था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कक्कुक। कौन था? कक्कुक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 शाखाएं थी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा। पहले हमने मंडोर शाखा पढ़ी थी। मंडोर का संस्थापक हरिश्चंद्र था और अंतिम शासक कौन था? कक्कुक था। कौन था? कक्कुक था। इसके अलावा हम 2 नंबर पे दूसरी शाखा पढ़नी शुरू की थी, भीनमाल। और भीनमाल की अगर हम शुरुआत करें तो भीनमाल शाखा, तो 2 नंबर पे कौन सी शाखा है? भीनमाल शाखा। और भीनमाल शाखा, इसका अगर हम पढ़ेंगे संस्थापक, तो संस्थापक है भीनमाल का। आपको पता है दोस्तों कहाँ पे पड़ता है ये भीनमाल? जालोर के अंदर पड़ता है। और इस भीनमाल का नाम बिजोलिया विलेज के अंदर क्या पड़ता है? श्रीमाल पड़ता है। क्या पड़ता है? श्रीमाल मिलता है। इसके अलावा कवि माघ की जन्म स्थली को भी किस नाम से जाना गया है? भीनमाल के नाम से जाना गया है। तो भीनमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम नाम श्रीमाल था, जालोर के अंदर ये पड़ता है और ये गुर्जर प्रतिहारों की दूसरी शाखा थी। यहाँ पर संस्थापक बना था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट। ये देखना आप। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसने राजस्थान के अंदर शासन किस प्रकार किया था। ये संपूर्ण भारत है और ये यहाँ पे जालोर, इस क्षेत्र में इनकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे एमपी पड़ता है जस्ट नृत्य और एमपी में यहाँ पे पड़ता है अपने अवंती और उस अवंती को वर्तमान में क्या कहते हैं? उज्जैन कहते हैं। यहां अरब आक्रमणकारी थे। कौन से आक्रमणकारी थे? यहां पर अरब आक्रमणकारी थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है सिंध, और सिंध के अंदर भी अरब आक्रमणकारी था जिसका क्या नाम था? जुनेद था। इसके अलावा ये हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं और दक्षिणी भारत के अंदर यहां पर एक शासक था राष्ट्रकूट शासक और उस राष्ट्रकूट शासक का नाम था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के बाद में यहां पर एक बहुत बाद में एक शासक आया था अमोघ वर्ष। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये आप याद रख लेना। जालोर में था ये। इनकी भीनमाल, इनकी 2 राजधानियां बनी थी। एक तो राजधानी बनी थी भीनमाल और दूसरी राजधानी बनी थी इनकी अवंती, या उस अवंती को किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन के नाम से जाना जाता है। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, आप तो सिर्फ ढंग से देख लेना इनको। इस नागभट्ट प्रथम के उपनाम है। इसको कौन से उपनाम से जाना जाता है ये देखेंगे पहले। इसको कहा जाता है मलेच्छो या अरबों का नाशक।
अरबों का नाशक, मलेच्छो या अरबों का नाशक के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा इसका उपनाम है इंद्र के दंभ का नाशक। तीसरा इसको जाना जाता है राम का अवतार, राम का प्रतिहार, द्वारपाल मानना भाई, राम का प्रतिहार। तीसरा इसको जाना जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से भी किसको जाना गया है, इसी को जाना गया है। बहुत ही प्रतापी शासक था भाई इस वंश का, देखना किस प्रकार प्रतापी शासक था। इसके बाद में अगला इसको जाना जाता है मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। इन 5 उपनामों से जाना जाता है। मलेच्छो या अरबों का नाशक, मतलब इसने अरब आक्रमणों को रोका था। और ये इसका जो नाम मिलता है, ये जानकारी मिलती है इसकी ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। इंद्र के दंभ का नाशक, मलेच्छो का नाशक, राम का प्रतिहार, ब्राह्मण क्षत्रिय, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक माना गया। इसके अलावा इस नागभट्ट ने अपने अधीन किए थे कुछ शासकों को, और शासकों नहीं, ये संपूर्ण भारत मानो इसके अंदर जितनी भी जाति थी, इसकी अधीनता जो स्वीकार की थी वो लोग कौन कौन से थे? जोधपुर के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, एमपी के चंदेल, कलचुरी आदि इसके क्या थे? अधीन थे। मतलब ये जो उस समय राजस्थान के इंपॉर्टेंट वंश हुआ करते थे, ये किसके अधीन हुआ करते थे? प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। और प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। अब पहले पढ़ेंगे हम इसके युद्ध। युद्ध कौन कौन से किए थे? देखो हुआ क्या, अरब आक्रमणकारियों ने इस समय इस राजस्थान के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और राजस्थान पे अरब आक्रमणियों ने आक्रमण किया तो उसके आक्रमण को इन्होंने यहीं पर समाप्त कर दिया था। मतलब आगे बढ़ने लायक उनको नहीं छोड़ा। तब कहा जाता है मलेच्छो तथा अरबों का नाशक। मतलब जब तक प्रतिहार थे राजस्थान में, तब तक अरबों का हाथ नहीं पड़ा था। मतलब अरबों की इतनी हिम्मत नहीं हुई, अरब आक्रमणकारियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजस्थान के ऊपर या भारत के ऊपर अधिकार कर ले। इसके थोड़े समय बाद ये जो जुनेद ना, सिंध का जुनेद, इस जुनेद ने, देखो जालोर के अंदर ये अभी तक ये शासक कहाँ है? जालोर, अवंती में बाद में जाएगा। इस जुनेद ने क्या सोचा कि मैं किस पर अधिकार कर लूं? इस अवंती पर अधिकार कर लूं। सोचा ही था, ज्यादा प्रयास नहीं किया। और इसने बाद में क्या किया? ये सोचने के थोड़े वर्ष बाद ये सेना लेकर अवंती की तरफ जा रहा था। यहां से बीच में इसको युद्ध लड़ना पड़ा, किसके साथ? नागभट्ट प्रथम के साथ। और नागभट्ट प्रथम ने इसको इस अवंती के युद्ध में पराजित कर दिया, जुनेद को। और जुनेद को खाली हाथ लौटना पड़ा। और यहाँ तक कि ये जो एमपी का अंदर जो मालवा स्थान है और ये अवंती है, ये दोनों किसके अधिकार में आ गए थे? नागभट्ट प्रथम। देखो पहले नहीं था, पहले जालोर भीनमाल तक ही था। अब नागभट्ट प्रथम इस अवंती को प्रतिहारों की दूसरी राजधानी घोषित कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, पहली जालोर भीनमाल है, दूसरी अवंती है। कारण आपको पता ही है, जुनेद आक्रमण करता है, मालवा पर भी अधिकार कर लेता है, और इस प्रकार इसका क्षेत्र या साम्राज्य विस्तार बढ़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो पहला अरब आक्रमण देखना, दूसरा सिंध का जुनेद का आक्रमण देखना। अब देखो तीसरी बात क्या होती है, ये अमोघवर्ष है ना, अमोघवर्ष, ये कहता है कि इस राष्ट्रकूट शासक ने एक बार एक यज्ञ करवाया था, और उस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भाधान। और इस यज्ञ का प्रमुख कारण था पुत्र रत्न की प्राप्ति। अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भाधान नामक क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। और अमोघवर्ष कहता है कि उस यज्ञ के अंदर जिस शासक ने द्वारपाल का काम किया था वो शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। अगर पूछ ले बाई चांस ऐसी कोई जानकारी हो। इसके अलावा अब देखो, इसने ये जो चौहान थे ना, चौहान, इन चौहानों को इन्होंने मालवा का क्षेत्र दिया था, और मालवा का क्षेत्र इनको सौंप दिया। और जो मालवा का क्षेत्र जिस शासक को सौंपा था वो कौन था? भृतभंड था।
भरत भंड नामक व्यक्ति को इन्होंने, चौहान शासक को इन्होंने कौन सा क्षेत्र सौंप दिया था? मालवा क्षेत्र सौंप दिया था। और ये चौहानों को ये क्षेत्र सौंपने वाली जानकारी, देखो चौहान क्या थे, सॉरी चौहान भी थे साथ में, चौहान क्या थे? इसके अधीन थे। और ये जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? हासोट अभिलेख में मिलती है। कौन से अभिलेख में मिलती है? हासोट अभिलेख में मिलती है। अब इस संस्थापक नागभट्ट का हम अंतिम समय की बात करें तो अंतिम समय में इसका पुत्र कक्कुक शासक बना, अयोग्य शासक था। देवराज शासक बना, देवराज भी अयोग्य शासक था। इस संस्थापक नागभट्ट का कार्यकाल था 730 से लेकर 756 ईस्वी तक। दोनों ही अयोग्य शासक थे, दोनों को ही बाद में गद्दी से हटाकर और एक व्यक्ति शासक बनता है जिसका क्या नाम है? वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। दोबारा देख लो भाई, भीनमाल शाखा जालोर के अंदर है, दो राजधानी है भीनमाल अवंती। पहले कौन सी है? भीनमाल। बाद में कौन सी बनती है? अवंती। नागभट्ट प्रथम के अधीन शासक कौन कौन थे? राठौड़ था, गोहिल था, चंदेल थे, कलचुरी थे और चौहान थे। मलेच्छो अरबों का नाशक, इंद्र के दम का नाशक, राम का प्रतिहार, ब्राह्मण क्षेत्रीय, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, अरबों के आक्रमणों को रोका। सिंध शासक जुनैद ने अवंती पर आक्रमण किया, उसको पराजित किया। अवंती तथा मालवा को अपने क्षेत्र में मिलाया। अवंती को उज्जैन के नाम से अपनी राजधानी बनाया। मालवा प्रदेश चौहानों को सौंप दिया, जिसकी जानकारी हासोट अभिलेख में मिलती है। जिस समय जब ये उत्तर भारत का शासक था, दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग था। कहते हैं कि दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भाधान नामक यज्ञ करवाया था, जिसके अंदर इसने द्वारपाल का कार्य किया था। बाद में कहते हैं कि कक्कुक और देवराज शासक बने थे, अयोग्य थे, वत्सराज शासक बना था। हम एक पढ़ेंगे अपना जालोर का किला, और जालोर के किले के निर्माण से संबंधित पढ़ेंगे। कुछ व्यक्ति तो कहते हैं कि राजा भोज या हमीर ने करवाया, मिहिर भोज ने करवाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इस सुवर्णगिरी किला या जालोर दुर्ग का जो निर्माता था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम ही था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है किसके बारे में? नागभट्ट प्रथम के बारे में। उसके बाद में कक्कुक तथा देवराज शासक बने। उसके बाद में कौन सा शासक बना था? वत्सराज। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी किसको कहा जाता है? वंशराज को ही कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी किसको कहा जाता है? वत्सराज को ही कहा जाता है। कहते हैं कि जो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया नागभट्ट प्रथम ने शुरू की थी, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया था? इसी व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? वत्सराज ने ही किया था। एक चीज का आप ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी और उनको वेतन देना शुरू किया था। अगर भारत के अंदर बात करें कि सर्वप्रथम कौन से वंश ने स्थायी सेना व कौन से शासक ने स्थायी सेना रखनी शुरू की थी, तो वो गुज्जर प्रतिहार ही था। और गुज्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट प्रथम ने स्थायी वेतन सर्वप्रथम देना शुरू किया था, यानी कि नगद वेतन सबसे पहले देना शुरू किया था। 2 नंबर पे हम शासक पढ़ेंगे वत्सराज। वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। वत्सराज के काल के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 150 वर्षीय युद्ध, या उसको कहा जाता है त्रिपक्षीय युद्ध। हालांकि यह युद्ध हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं बात बता दूं, उत्तर भारत है, यहाँ पर प्रतिहार है, यहाँ पे एक कन्नौज है, और इस कन्नौज के ऊपर एक वंश है आयुध वंश। इस आयुध वंश का क्या है? शासन है। और इधर हम बात करें बंगाल के अंदर एक पाल वंश है जिसका शासक कौन है? धर्मपाल है। और दक्षिणी भारत में बात करें तो वही कौन है? राष्ट्रकूट है। और राष्ट्रकूट का शासक कौन है? दंतीदुर्ग। इन तीनों के मध्य जो ही कन्नौज पे देखो, पहले हर्ष का शासक था। हर्ष का शासन जो ही कन्नौज से कमजोर हुआ और कन्नौज में आयुध वंश की शक्ति कमजोर महसूस हुई, तो राष्ट्रकूटों की भी नजरें टिक गई, प्रतिहार की भी नजरें टिक गई और बंगाल की भी नजरें टिक गई। और इस कन्नौज को लेकर 150 वर्षों तक इन तीनों वंशों के मध्य क्या होता रहा? युद्ध होता रहा। और तीनों के ही मध्य क्या होता रहा था? युद्ध होता रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध की शुरुआत की बात करें हम तो वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे। पहले वत्सराज के शासन के अंदर
दो वत्सराज के शासन के अंदर वत्सराज की बात करें तो एक वल्ली प्रबंध नामक क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है। और यह वल्ली प्रबंध जो अभिलेख मिलता है इसके अंदर जानकारी मिलती है सती प्रथा की, और सती प्रथा के साथ ही कौन सी प्रथा की जानकारी मिलती है, नियोग प्रथा की। सती प्रथा की मतलब पति की अकाल मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उसके साथ ही क्या हो जाती है, सती हो जाती है, या उसकी अर्थी के साथ ही जल जाती है, क्या कहलाती है, सती कहलाती है। सतियां भी दो प्रकार की सती होती है, एक तो अनुमरण, एक अनुगमन, अनुमरण सहगमन, और एक सती ऐसी होती है जो बाद में सती होती है। बाद में मतलब पति की मृत्यु कहीं अलग हो जाती है और उसकी मृत्यु अलग होने पर या उसको जला देने के कुछ समय पश्चात उसकी किसी निशानी के साथ सती होती है, वो सती कौन सी कहलाती है, महासती कहलाती है। राजस्थान के अंदर महासती के नाम से किसको जाना जाता है, महासती के नाम से जोधपुर की रानी रूठी रानी उमादे को जाना जाता है। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा में भी यही है, पति की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु के बाद जब उसकी पत्नी होती है, अगर वो पत्नी निसंतान है और वो दूसरा विवाह नहीं करना चाहती परंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहती है, मतलब उनकी जो पत्नी है वो निसंतान है, पति की मृत्यु हो गई, अब वो पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है, दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, तो वह किसी भी अपने सगे संबंधी के साथ संबंध स्थापित करके जो पुत्र रत्न प्राप्त करती है उस प्रथा को क्या कहा जाता है, नियोग प्रथा कहा जाता है। तो वल्ली प्रबंध अभिलेख तथा वल्ली प्रबंध अभिलेख के अंदर हमें सती प्रथा तथा नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम साथ ही बात कर ले ओसिया के अंदर जो महावीर मंदिर है, ओसिया के अंदर जो महावीर मंदिर है, उस महावीर मंदिर का निर्माण भी वत्सराज ने करवाया था। पश्चिमी राजस्थान का प्रथम जैन मंदिर अगर पूछ ले तो वो कौन सा है, ओसिया का महावीर मंदिर है। वास्तविक संस्थापक था, 150 वर्षीय त्रिपक्षीय युद्ध चला था, प्रतिहार के मध्य, पाल के मध्य, राष्ट्रकूट, दंतिवृक के मध्य, कन्नौज का आयुध वंश जो समाप्त हो चुका था, कन्नौज को लेकर तीनों की नजरें एक जगह टिक चुकी थी। हालांकि हम पढ़ेंगे शुरुआत किसने की थी, किस प्रकार की थी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम वत्सराज। वत्सराज के दरबार में एक लेखक रहता था जिसका नाम था उद्धोतन सूरी, और इस उद्धोतन सूरी ने ग्रंथ लिखा था कुवलय माला। क्या लिखा था, कुवलय माला। वत्सराज का दरबारी कवि था उद्धोतन सूरी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था कुवलय माला। इस उद्धोतन सूरी ने इस कुवलय माला की रचना की थी, वो कहां पे की थी, जालोर दुर्ग के अंदर की थी। हालांकि वत्सराज का कार्यकाल कब से कब तक था, 783 से लेकर 795 ईस्वी तक था। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, उद्धोतन सूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा इसके दरबार में एक जैन कवि था जिसका नाम था जिनसेन, जिसने लिखा था हरिवंश पुराण। कौन सा लिखा था, हरिवंश पुराण। ये तो इसके निर्माण से संबंधित, इसके अभिलेख तथा इसके मंदिर की बात हो गई। अब इसके हम युद्ध की चर्चा करेंगे। क्या था इसके युद्ध में इतना स्पेशल, क्यों वत्सराज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया था, क्योंकि वत्सराज राजस्थान से बाहर निकल चुका था और इस वत्सराज ने जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण, वो इसने आक्रमण किया था किस पर, कन्नौज पर। और इस कन्नौज का शासक उस समय कौन था, इंद्रायुध था। कौन था, इंद्रायुध था। इस इंद्रायुध को इसने क्या किया था, पराजित किया था, और इसके द्वारा कन्नौज को अपने अधिकार के अंदर कर लिया था। और इसी आक्रमण के साथ ही पाल भी कन्नौज को अपनी तरफ मिलाने के लिए तैयार हो गए तथा राष्ट्रकूट भी इसके अंदर शामिल होने के लिए अपनी व्यूह रचना का निर्माण शुरू करने लगे। तो ध्यान रखना कि कन्नौज या त्रिपक्षीय या 150 वर्षीय युद्ध की शुरुआत प्रतिहारों के कौन से शासक के द्वारा की गई थी, वत्सराज के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वत्सराज ने जब इसके ऊपर अधिकार कर लिया तो कहते हैं कि दक्षिण का शासक था एक धारावर्ष, राष्ट्रकूट शासक था धारावर्ष। धारावर्ष ने किस पर आक्रमण किया था, वत्सराज पर आक्रमण किया, और इस वत्सराज को क्या करना पड़ा था, ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा और इसको वापिस कहां पे जाना पड़ा था, जालोर जाना पड़ा था। याद रख लेना भाई, वापिस जालोर या कहां पे जाना पड़ा था,
राजपुताना जाना पड़ा था। वत्सराज इस क्षेत्र को छोड़कर धारावर्ष इस क्षेत्र को छोड़कर वापिस आ जाता है और पीछे से अब पाल की नजर थी कन्नौज पर, और पाल वंश का शासक कहाँ पे आक्रमण कर देता है, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। कौन है? धर्मपाल। तीनों युद्ध कर लिया ना एक साथ ही। धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। बाकी जो कन्नौज की दूसरी बारी है नागभट्ट द्वितीय के काल में पढ़ेंगे। कुछ समय राष्ट्रकूटों के अधिकार में भी रहा था, कुछ समय पालों के अधिकार में रहा था, लेकिन युद्ध की शुरुआत तथा युद्ध की समाप्ति किसने की थी? प्रतिहारों ने ही की थी। तो ये वत्सराज के क्या थे? आक्रमण। इसके अलावा वत्सराज को उपाधि मिली थी, रणहस्तिन कहा जाता था वत्सराज को। रणहस्तिन मतलब हाथियों का साथी, युद्ध के अंदर हाथियों का साथी, हाथियों के समान युद्ध लड़ता था। इसके अलावा इसकी एक उपाधि थी वराह। वराह का मतलब ये विष्णु का भगत था। अगर पूछ लें किसका भगत था? विष्णु का। तो वत्सराज 783-795 वास्तविक सहस्ता पे कहलाता है। 150 वर्षीय त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। कन्नौज को लेकर ये त्रिपक्षीय युद्ध चला था। दक्षिण में राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग था, पूर्व के अंदर पाल धर्मपाल था। वत्सराज के आक्रमणों की बात करें तो वत्सराज ने आक्रमण करके आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को पराजित किया, कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। ये बात सहन नहीं हो पाई राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष ने वर्षराज पर आक्रमण कर दिया, वर्षराज को पराजित कर दिया और वर्षराज को एक बार पुनः कहाँ पे जाना पड़ा था? जालोर जाना पड़ा था। इसके बाद में बात करें कि जब धारावर्ष वापिस लौट आया था दक्षिण में, तो पीछे से इस कन्नौज पर अधिकार किसने कर लिया था? पाल ने कर लिया था। इतना ध्यान जरूर रखना, कन्नौज पर सिर्फ अधिकार किया था, राजधानी नहीं बनाई थी। वत्सराज के बाद में शासक आएगा नागभट्ट द्वितीय, जो पुनः पालों से किसको अधीन करेगा? कन्नौज को अपने अधीन करेगा और राजधानी ही बना लेगा। धन्यवाद साथियों।